हे एवरीवन, ट्रांसपीरेशन चैप्टर हम लोग का चल रहा है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कल तक ख़त्म हो जाएगा, कल लास्ट लेक्चर आ जाएगा। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं कि हम लोग पढ़े क्या क्या है अभी तक। तो इस वाले पेज में दिख रहा है ट्रांसपीरेशन का इंट्रोडक्शन देखे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन देखे थे कि पहले पता कैसे चला कि ट्रांसपीरेशन होता है, इसका प्रूफ कैसे हम लोग को मिला। ये कुछ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिख रहा है। फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने ये देखा कि ट्रांसपीरेशन को फिर हम लोगों ने मेज़र किया कि ट्रांसपीरेशन हो कितना रहा है। उसके लिए हम लोग 2 मेथड यूज़ किए थे। एक वेइंग मेथड जिसमें हम लोग वजन नाप के करते थे, और सेकंड हम लोग गैनॉक्स स्पोटोमीटर यूज़ करके जाने थे। ये गैनॉक्स स्पोटोमीटर है जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ था, ये भी हम लोग देख लिया। उसका गैनॉक्स स्पोटोमीटर यूज़ करने में क्या प्रिकॉशन होते हैं, क्या उसका लिमिटेशंस होता है, ये सब भी देख लिया हम लोगों ने। उसका काइंड्स ऑफ ट्रांसपीरेशन देखा हम लोगों ने कि स्टोमाटल, क्यूटिकल, लेंटिकुलर। फिर मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन देखा कि कैसे स्टोमाटा का ट्रांसपीरेशन का मैकेनिज्म कैसे कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। उसके बाद फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा था, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो हम लोगों ने यूज़ किया था। जब ड्राई कंडीशन में ब्लू और जब वेट कंडीशन हो जाता है वो पिंक। वेट कब होता है? बैक साइड, जब लीफ का बैक साइड में लगाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन को थोड़ा और डिटेल में देखा। और अब आज हम लोग फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है, पहले तो इस फैक्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा है, इंटरनल फैक्टर आई थिंक हम लोग को एक ही पढ़ना है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, इसको समझने से पहले हम लोग इसको थोड़ा कोरिलेट करते हैं अपना डे टू डे जो हम लोग चीज़ें देखते हैं उससे। जैसे ट्रांसपीरेशन हुआ, ट्रांसपीरेशन में होता क्या है? ट्रांसपीरेशन में एक तरह से इवापोरेशन होता है, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। तो एक तरह से हम लोग ट्रांसपीरेशन को इवापोरेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोचो, अपने मन में आंसर करो कि अगर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बहुत तेज़ धूप है, तो अगर हम लोग कपड़ा सुखाएंगे तो इवापोरेशन जल्दी होगा कि लेट में होगा? जल्दी होगा ऑब्वियसली। तो इसी से रिलेटेड है ट्रांसपीरेशन भी। तो ट्रांसपीरेशन भी जब सनलाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा। और अगर बादल किया हुआ है, क्लाउडी मौसम है, तो फिर जो स्टोमाटा है वो पार्शली क्लोज्ड हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, ट्रांसपीरेशन घट जाता है। ठीक है। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर फिर हम लोग रिलेट करते हैं वही कपड़ा सुखाने से। अगर बहुत गर्मी है और एक मौसम बहुत बढ़िया है, किसमें जल्दी कपड़ा सूखेगा? जहाँ बहुत गर्मी है। तो फिर इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउज मोर वाटर टू इवापोरेट। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इवापोरेशन जल्दी होता है, तो ट्रांसपीरेशन भी जल्दी ही होगा। अब वेलोसिटी ऑफ विंड। अब जैसे कि इसको भी कपड़ा सुखाने से हम लोग देखते हैं, अगर बहुत तेज़ हवा चल रहा है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा ना? बिल्कुल सूखेगा, क्योंकि जैसे सरफेस है, जैसे ये लीफ का सरफेस में जैसे वाटर वेपर यहाँ पे आके हल्का हल्का यहाँ सराउंडिंग में इसका वाटर वेपर आया। अब हवा बहुत तेज़ चल रहा है तो ये जो वाटर वेपर ये उड़ जाएगा। वाटर वेपर जैसे उड़ेगा यहाँ पे और ड्राई एयर आ जाएगा, फिर और इवापोरेशन होगा इस तरीके से। तो इस वेलोसिटी ऑफ विंड से ट्रांसपीरेशन इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर निकलता है वो आसानी से वहाँ से रिमूव हो जाता है, और जिसकी वजह से सैचुरेशन नहीं होता वाटर वेपर का। अब फोर्थ है ह्यूमिडिटी मतलब कि एक तरह से हम लोग समझ जाते हैं कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे गर्मी में भी कभी कभी देखना ऐसा गर्मी होता है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसमें हम लोग का जो पसीना निकलता है वो पसीना भी सूख नहीं पाता है। और पसीना जब इवापोरेट नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग का बॉडी टेम्परेचर भी डाउन नहीं होता, उस समय बहुत ख़राब लगता है, उस टाइम का गर्मी बहुत ख़राब लगता है। तो इसका मतलब कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इवापोरेशन नहीं होगा, मतलब कि ट्रांसपीरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमाटा खुलता क्यों है? क्या ट्रांसपीरेशन के लिए खुलता है? नहीं, स्टोमाटा का खुलने का मेन रीज़न है कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेना चाहता है, और जिसके वजह से स्टोमाटा खुला हुआ रहता है तो ट्रांसपीरेशन भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अब जैसे कि स्टोमाटा खुला हुआ है, उसका मेन फोकस है कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में वो 0.03% होता है, लेकिन अगर इससे इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, स्टोमाटा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगा। तो अब स्टोमाटा को खुला रहने की ज़रूरत है क्या? नहीं, स्टोमाटा बंद हो जाएगा। अगर उसको सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा।
अब स्टोमाटा अगर बंद हो जा रहा है, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। इसका मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लीफ के ऊपर जो वाटर वेपर आता है वो आसानी से इवापोरेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन को अगर हम लोग को इंक्रीज़ करना है, अगर ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज़ करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज कर जाएगा। अब इंटरनल फैक्टर पे देखते हैं। अभी तो ये सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर था, बाहर हो रहा था, एटमॉस्फेयर में हो रहा था, पेड़ के अंदर नहीं हो रहा था। अब फैक्टर देखते हैं जो पेड़ के अंदर होता है। वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स, लीफ के अंदर का वाटर कंटेंट। अगर लीफ के अंदर जो वाटर का कंटेंट है अगर घट जाता है, अगर सपोज सॉइल में वाटर इनसफिशिएंट है तो फिर वाटर कंटेंट अगर लीव्स में घट जाता है तो क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। क्यों ट्रांसपिरेशन घट जाएगा? क्योंकि ये जो लीफ है वो टर्जिडिटी अपना खो देगा, और लीफ जब अपना टर्जिडिटी खो देगा तो वो कुछ इस तरह से मुरझा सा जाएगा और अपना स्टोमाटा को क्लोज कर लेगा, और जैसे ही स्टोमाटा क्लोज होगा वैसे ही ट्रांसपिरेशन भी बंद हो जाएगा। ओके, तो वाटर कंटेंट जो होता है लीफ का वो एक इंटरनल फैक्टर होता है जो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। तो ये तो अभी हम लोग ने देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल जिससे ट्रांसपिरेशन कंट्रोल होता है। अब देखते हैं एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। जो पेड़ डेजर्ट वगैरह के आसपास होते हैं या फिर ऐसी जगह में जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है तो वो प्लांट कैसे सर्वाइव करेंगे? तो वो अपने अंदर एक ऐसा एडेप्टेशन लाते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन उनमें कम हो जाए। ओके, तो उसमें से सबसे पहला है सनकेन स्टोमाटा। सनकेन स्टोमाटा मतलब क्या होता है कि स्टोमाटा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ घुस गया है। स्टोमाटा का ओरिजिनल पोजीशन ये होता है क्या? नहीं, स्टोमाटा का ओरिजिनल पोजीशन कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये जो लोअर एपिडर्मिस है जस्ट यहाँ पे स्टोमाटा है, लेकिन सनकेन स्टोमाटा में क्या होगा? स्टोमाटा का पोजीशन कहीं अंदर घुस जाएगा इधर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टोमाटा का पोजीशन कहाँ है, यहाँ है स्टोमाटा इस जगह पे, और कवर्ड बाय हेयर्स, हेयर से भी कवर है। यहाँ पे हेयर्स हम लोग देख सकते हैं, ये सब हेयर से। यहाँ जो ट्राइकोम लिखा हुआ ये हेयर है, ठीक है, हेयर का नाम है ट्राइकोम। तो पहला हो गया सनकेन स्टोमाटा। सनकेन स्टोमाटा मतलब स्टोमाटा अंदर की तरफ धंस जाएगा, और अंदर की तरफ धंस जाएगा तो फिर इवापोरेशन कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ओके, अब पहला था वो एडेप्टेशन कि स्टोमाटा सनकेन हो जाए, और दूसरा एडेप्टेशन कि स्टोमाटा का नंबर ही घटा देते हैं, जहाँ से ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसका नंबर ही घटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो फ्यूअर स्टोमाटा सेकेंड एडेप्टेशन। तीसरा एडेप्टेशन नैरो लीव्स। अब नैरो लीफ करने से, लीफ को पतला करने से क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया घट जाएगा। जैसे कि नेरियम एक प्लांट का एग्जांपल दे रखा है, उसका सरफेस एरिया ही घट जाएगा। सरफेस एरिया ही घट जाएगा तो ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया कम हो गया, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो ये एक लीफ है, ये लीफ काफ़ी ब्रॉड है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, काफ़ी चौड़ा सा लीफ है। वहीं अगर हम यहाँ एक डेजर्ट वाले रीजन का लीफ देखें तो कितना पतला पतला लीफ है इसका, कितना नैरो लीफ है, ठीक है। तो ये एडेप्टेशन है ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। चौथा एडेप्टेशन है रिड्यूस्ड एक्सपोज्ड सरफेस। इसमें क्या करता है लीफ अपना सरफेस को घटाने का कोशिश करता है। उसमें क्या करता है, वेवी हो जाएगा या रोल हो जाएगा या फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे ये वाला सेक्शन, ये लीफ को देखते हैं ये कैसे रोल हो गया है, और वहीं ये खुला हुआ लीफ, इसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है इस खुले हुए लीफ का, जबकि इसका सरफेस एरिया कितना कम हो चुका है, रोल हो गया है ये, तो है ना। तो इस तरीके से रोल हो जाता है ताकि उसका जो एक्सपोज सरफेस एरिया है वो घट जाए। अब लॉस ऑफ लीफ। अब हम लोग जानते हैं कि लीफ में स्टोमाटा होता है, वो क्या किया, अपना लीफ ही हटा दिया कि जाओ, ना लीफ रहेगा ना स्टोमाटा रहेगा, इस तरीके से। तो लीफ को हटा के फिर फोटोसिंथेसिस कैसा होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, लीफ के जगह स्पाइंस, कांटे लगा लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कांटे हैं कैक्टस में, तो ये काम करता है। और क्या करता है, थिक क्यूटिकल। हम लोग जानते हैं कि क्यूटिकल जो होता है
वो एपिडर्मिस के ऊपर वाला लेयर होता है। और जितना ज़्यादा थिक क्यूटिकल होगा, जो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन हम लोग पढ़े थे जब, तब हम लोग पढ़े थे ये बात भी कि जब जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही कम ट्रांसपीरेशन होगा। तो जैसे बनियान और एवरग्रीन ट्रीज़ में थिक क्यूटिकल होते हैं। तो ज़रा यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। ग्रीन स्टेम्स कैरीज फोटोसिंथेसिस, इसमें जो स्टेम है वही ग्रीन कलर का हो गया, वही फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहा है। लीव्स जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं यहाँ पे। स्टोमाटा सनकेन है, स्टोमाटा अंदर की तरफ घुसे हुए हैं इसमें। स्वोलन स्टेम स्टोर्स वाटर, इसमें जो ऐसा फूला फूला सा स्टेम है वो वाटर को स्टोर करके रख रहा है। इसमें जो रूट है वो काफ़ी अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी ऊपर की सरफेस में हम लोग को मिलेगा नहीं, तो इसको रूट को नीचे जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर और एक लेक्चर और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ओके बाय।